हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो 12th क्लास के वो सभी स्टूडेंट्स जिनके पास इकोनॉमिक्स है, तो उसकी अब हम लोग करेंगे अल्ट्रा फास्ट रिवीजन। तो बच्चों देखो, आपके एग्जाम का टाइम आ चुका है, आपका सिलेबस पूरा भी हो चुका है। अब हमें करना है बुक को दूर रख के जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है ना यूनिट वाइज, उनकी हम लोग अब अल्ट्रा फास्ट रिवीजन करेंगे और स्टार्टिंग करेंगे हम लोग मैक्रो की बुक से। ठीक है, जो आपके पास मैक्रो की बुक है और उस सीरीज में आपके पास आज पहली वीडियो लेक्चर होगी और कोशिश करूंगा कि बहुत थोड़े वर्ड्स में आपको मैं बहुत कुछ ज्यादा बता दूं और जो बताऊंगा आपको मैं वो इतने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स होने वाले हैं कि आपके एग्जाम्स में जो 2020-21 का सेशन आएगा ना बच्चे, जो 2021 में एग्जाम होंगे, उस टाइम पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत काम के कंसेप्ट्स होंगे। ये बहुत छोटे छोटे, बहुत कम शब्दों में ये कंसेप्ट आपके पास आएंगे। तो ठीक है बच्चों, तो उन सब को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आज के लेक्चर में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, अगर आप द पाथ फाइंडर्स पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चे कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स के साथ। तो बच्चे देखो, जो हमारे पास फर्स्ट यूनिट थी ना, हमारे पास जो मैक्रो इकोनॉमिक्स और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की जो फर्स्ट यूनिट है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, हम लोग उसके अंदर कुछ कंसेप्ट्स हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये वो ब्रांच है बच्चे इकोनॉमिक्स की जहां पर हम लोग एग्रीगेट्स या फिर इकोनॉमी एज ए होल को स्टडी करते हैं। मतलब कि हम लोग एक लार्जर लेवल पर स्टडी करते हैं। जैसे हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते थे ना, एक स्मॉलर लेवल पर स्टडी करते थे, एक इंडिविजुअल की स्टडी करते थे, एक फर्म की स्टडी करते थे। यहाँ पर हम लोग करते हैं स्टडी एज अ होल, एज अ इकोनॉमी की स्टडी हम लोग करते हैं। उस मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप्स क्या है बच्चे, कहता है सबसे पहले तो कि जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन है, गवर्नमेंट जब भी कोई पॉलिसी फॉर्मुलेट करती है तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडीज के अकॉर्डिंग करती है। ठीक है, दूसरा कहता है प्रोवाइड द मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज, ये हमें बेसिस प्रोवाइड करता है किसके लिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडीज के लिए। और तीसरे में कहता है इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल, के जो डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम है, जो पीपल्स हैं उनके बीच में जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है कि वो किस अकॉर्डिंग वो इनकम जनरेट करते हैं अपनी। ठीक है, तो ये सारे के सारे कंसेप्ट हमें कहाँ पता लगते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पता लगते हैं बच्चे, और उसके स्कोप के अंदर पता लगते हैं। आगे हम लोग कवर करते हैं कि उस इकोनॉमी के अंदर, कि एक इकोनॉमी के अंदर कौन कौन सी टाइप की गुड्स प्रोड्यूस की जाती हैं। अब ये कंसेप्ट आएंगे हमारे पास सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट यूनिट है उसको हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं। अब हमारे पास यहाँ पर मेनली होती है बच्चे 4 टाइप की गुड्स। ठीक है, वो कुछ इस प्रकार के हैं। सबसे पहले हमारे पास फाइनल गुड्स। फाइनल गुड का मतलब देखो, जैसा नाम बता रहा है फाइनल गुड, ऐसी गुड्स जो प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुकी हैं और फाइनल यूजर के पास पहुंच चुकी हैं एंड यूज के लिए, उनको हम लोग कहते हैं फाइनल गुड्स। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स, मतलब इंटरमीडिएट का मतलब होता है बीच में, ऐसी गुड्स जो प्रोडक्शन लाइन में हैं अभी पर फाइनल यूजर के पास नहीं पहुंची है एंड यूज के लिए, अभी उनसे कुछ और बन सकता है। ठीक है, उनको हम लोग कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। और तीसरा आपके पास आता है कंज्यूमर गुड्स या फिर कंजम्पशन गुड्स। मतलब क्या, ऐसी गुड्स जो किसी की नीड्स को या डिजायर्स को सेटिस्फाई करते हैं पर उनको प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज नहीं किया जाता। हाउस होल्ड अपनी कंजम्पशन के लिए, एक कंज्यूमर खुद की सेल्फ कंजम्पशन के लिए उन गुड्स को इस्तेमाल करता है। ठीक है, जबकि जो लास्ट टाइप की हमारे पास गुड्स आती हैं उनका नाम है कैपिटल गुड्स। मतलब ऐसी गुड्स जिनको हम फर्दर प्रोडक्शन के प्रोसेस में इस्तेमाल करते हैं और काफी लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं हम लोग, और उनको उस प्रोड्यूसर के लिए या उस फर्म के लिए एक फिक्स असेट्स के तौर पर भी देखा जाता है, क्योंकि उनसे हम लोग फर्दर प्रोडक्शन करते रहते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास कोई प्लांट या मशीनरी हो गया, वो उसका एक बेस्ट एग्जांपल है कैपिटल गुड्स का। उसके बाद हम लोग कवर करते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है। कहता है इन्वेस्टमेंट मतलब ये एक तरीके का एक प्रोसेस है कैपिटल फॉर्मेशन का, कि कैपिटल जनरेट की जाती है किसके लिए, एक फर्म के लिए, और जो इंक्रीज करता है किसका, स्टॉक ऑफ कैपिटल को। जो स्टॉक ऑफ कैपिटल है एक फर्म के लिए उसको भी इंक्रीज करता है क्या, इन्वेस्टमेंट का जो कंसेप्ट है। और ये कैसे हम लोग निकालते हैं, ये निकालता है हमारे पास डेल्टा की। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इक्वल टू चेंज इन कैपिटल, डेल्टा का मतलब चेंज और के स्टैंड्स फॉर कैपिटल। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमारे पास फिफ्थ कंसेप्ट है हमारा कंपोनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट।
जो इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ी उसके अलग अलग कंपोनेंट कौन से होते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे पास फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, मतलब ऐसे इन्वेस्टमेंट जिसका नेचर फिक्स्ड है, स्टॉक नेचर है। मतलब इट रेफर टू द इंक्रीज और एडिशन इन द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। जो क्या करते हैं, हमारे जो स्टॉक फिक्स एसेट्स हैं उनमें कुछ इंक्रीमेंट करें, कुछ चेंज करें, ठीक है, कुछ एडिशन करें। कैसे? एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर में, एक फाइनेंशियल ईयर में जो हमारे स्टॉक है फिक्स एसेट्स के, उनमें कुछ चेंज करें, इंक्रीज करें, एडिशन करें, उनको हम लोग कहते हैं फिक्स इन्वेस्टमेंट। जबकि जो दूसरे टाइप की इन्वेस्टमेंट है इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, इट रेफर टू द स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स या फिर सेमी फिनिश गुड्स एंड रॉ मटेरियल। यहाँ पर फिनिश गुड्स की भी बात की गई है और फिनिश गुड्स की भी, या सेमी फिनिश गुड्स की भी, और रॉ मटेरियल की भी बात की गई है। साथ में दिस स्टॉक्स कीप्स वियर एंड टियर, दिस स्टॉक्स कीप्स वियरिंग ओवर द टाइम, मतलब जो टाइम के साथ चेंज भी होते रहते हो। जबकि इन्वेंट्री का मतलब होता है बच्चे एक लिस्ट। हम पूरे साल में हमारे पास एक क्लोजिंग स्टॉक होगा, एक ओपनिंग स्टॉक होगा, लास्ट में ईयर एंड में हमारे पास क्या स्टॉक बचता है और ईयर के स्टार्टिंग में हमारे पास क्या स्टॉक था, उसको हम लोग कहते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि उस इन्वेस्टमेंट के टाइप कौन कौन से होते हैं। ठीक है, ये तो कंपोनेंट थे हमारे पास। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स कौन कौन से उस इन्वेस्टमेंट के। सबसे पहला टाइप है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। देखो बच्चे, ग्रॉस का मतलब कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐड है, और मेनली क्या यहाँ पर ऐड होता है बच्चे, डेप्रिसिएशन ऐड होता है। ठीक है, कहता है डेफिनेशन में इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ कैपिटल स्टॉक ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। कहता है जो कैपिटल स्टॉक है, हमारे पास जो कैपिटल स्टॉक है, हमारे फिक्स एसेट्स हैं, उनके टाइम में, उनके वैल्यू में इंक्रीज करना। ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइम पे, स्पेसिफिक पीरियड में, एक साल में, उनको हम लोग कहते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमारे पास आता है नेट इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब क्या होता है? नेट इन्वेस्टमेंट का दूसरे टाइप की इन्वेस्टमेंट है इट इज द एक्चुअल इंक्रीज इन स्टॉक। जो स्टॉक में जो हमारे पास कैपिटल फॉर्मेशन था ना, जो हमारे पास कैपिटल है, उसके अंदर जो एक्चुअल इंक्रीमेंट हुआ है एक अकाउंटिंग ईयर में, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं नेट कैपिटल फॉर्मेशन या फिर नेट इन्वेस्टमेंट। मतलब यहाँ पर डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होता बच्चे। ग्रॉस और नेट का यही डिफरेंस है बेसिक। ग्रॉस में डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है, जबकि नेट में डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होता। और उसी से हमारे पास एक नया पॉइंट जनरेट होता है जिसका नाम है डेप्रिसिएशन। मतलब क्या बच्चे, ये सातवां कंसेप्ट है हमारे पास। इट रेफर टू द लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। ये जो हमारे पास फिक्स एसेट्स हैं, उनकी वैल्यू में क्या लॉस हुआ है, कैसे लॉस हुआ बच्चे? जो नॉर्मल वियर एंड टियर होते हैं, कोई टूट फूट होती है, नॉर्मल रेट ऑफ एक्सीडेंटल चेंज, काम करते वक्त कोई एक्सीडेंटल चेंज आ गया है, कोई चीज टूट गई है या कुछ पार्ट टूट गया है हमारे पास, या फिर एक्सपेक्टेड और फोर्सीन ऑब्सोलेंस, या हमें पता है कि कुछ साल में, 3-4 साल में एक बार हर चीज को चेंज करना पड़ता है, मशीन को सर्विस की जरूरत पड़ती है, वो ऑब्सोलेंस एक्सपेक्टेड है कि हाँ 3-4 साल में ये चीज तो एक बार होनी ही होनी है। ठीक है, ये डेप्रिसिएशन और उसके कुछ पॉइंट्स थे। उसके बाद हमारे पास आता है डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। ये वो सारे पॉइंट्स हैं बच्चे जो बहुत बेसिक्स हैं। कई बार 1 नंबर में, 2 नंबर में, एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आ जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। मैं आपकी पूरी हर यूनिट की मैं ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स लेके आऊंगा और हर एक की वीडियो बनाऊंगा बच्चे में। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। ये वो रिजर्व फंड्स होते हैं जो हम लोग क्या करते हैं बच्चे, अपकमिंग डेप्रिसिएशन लॉसेस जो हमारे पास आते हैं एक अकाउंटिंग ईयर में, उनको बियर करने के लिए हम लोग इस प्रकार के रिजर्व फंड बना लेते हैं। ठीक है, और ये अपकमिंग डेप्रिसिएशन लॉसेस हमें कहाँ मिलते हैं? प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में हमें मिलते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट है स्टॉक का कंसेप्ट। कहता है स्टॉक इज ए क्वांटिटी ऑफ एनी इकोनॉमिक वेरिएबल। हमारे पास कोई भी इकोनॉमिक वेरिएबल हो गया, ठीक है, उसकी क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं स्टॉक। और उसको मेजर कैसे किया जाता है बच्चे? एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ अमाउंट पे। ठीक है, किसी पर्टिकुलर टाइम पर, और अमाउंट इन दी बैंक अकाउंट एट अ स्पेसिफिक डेट, कि किसी भी स्पेसिफिक डेट पे। आज हम बात करते हैं कि 2 मार्च के दिन मेरे बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, कितने रुपए हैं, वो मेरे पास एक स्टॉक का कंसेप्ट होगा। वो एक इकोनॉमिक वेरिएबल है, मेजर करता हूँ किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर बच्चे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आपके पास फ्लो का कंसेप्ट है। ठीक है, इस फ्लो के कंसेप्ट में क्या होगा बच्चे कि फ्लो ऑफ वेरिएबल आर डिफाइंड एज एनी क्वांटिटी व्हिच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। वो किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे था स्टॉक, जबकि फ्लो को हम लोग मापते हैं एक पीरियड ऑफ टाइम पर। बेस्ट एग्जांपल इसके, हमारे पास कोई इनकम है, हर महीने के हिसाब से हमें मिलती है, एक्सपेंडिचर
जो हम ओवर ए टाइम ऑफ पीरियड, एक महीने में जो खर्च करते हैं, एक साल में जो खर्च करते हैं, ये हमारे पास एक टाइम पीरियड है बच्चे। उसके बाद आपके पास इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। मतलब क्या? इट रेफर टू द कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन। जो हमारे पास एक्टिविटीज होती है प्रोडक्शन प्रोसेस में, उनका कॉन्टिन्यूअस फ्लो, ठीक है, जहां पर इनकम जनरेशन भी होता है, एक्सपेंडिचर भी होता है, ठीक है, और किस किस के बीच में होता है? ये डिफरेंट सेक्टर इन द इकोनॉमी। अब वो डिफरेंट सेक्टर कौन कौन से हैं हमारे पास, वो हम लोग जानेंगे। उससे पहले हम लोग जानते हैं कि इनकम की फॉर्म कौन कौन सी हैं, उस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के फॉर्म कौन कौन से हैं। सबसे पहले रियल फ्लो। इट रेफर टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर इन द इकोनॉमी। जो गुड्स और सर्विसेज का फ्लो होता है अलग अलग सेक्टर्स के बीच में, उसको कहा जाता है रियल फ्लो। जबकि मनी फ्लो किसको कहा जाता है बच्चे? रेफर टू द फ्लो ऑफ मनी। ये बात करता है जो मनी का फ्लो हो रहा है अलग अलग सेक्टर्स के बीच में, ठीक है, उसको कहते हैं मनी फ्लो। जबकि रियल फ्लो में जो फ्लो होता है वो होता है गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है बच्चे, ठीक है। जैसे देखो हमारे पास मेनली दो सेक्टर होते हैं। यहाँ पर एक जो इंडिविजुअल सेक्टर या फिर हमारे पास फर्म्स होती है, प्रोड्यूसर सेक्टर होता है, या हमारे पास एक हाउस होल्ड सेक्टर होता है, ठीक है। अब हाउस होल्ड सेक्टर क्या हो, फर्म सेक्टर जो हमारे पास ये प्रोड्यूसर सेक्टर है, ये फर्म्स है, ये क्या करेंगे बच्चे? ये गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। हाउस होल्ड क्या करेगा? हाउस होल्ड देता है फैक्टर सर्विसेज, किसको? प्रोड्यूसर सेक्टर को, ठीक है। बदले में क्या लेगा यहाँ से? उन फैक्टर सर्विसेज के बदले वो लेगा फैक्टर पेमेंट, ठीक है। फैक्टर पेमेंट ले ली, मतलब इनकम ले ली यहाँ से। इनकम लेने के बाद जब यहाँ पर उन्होंने काम किया तो बदले में क्या? यहाँ पर प्रोडक्शन हुई। प्रोडक्शन होने के बाद क्या होगा? गुड्स और सर्विसेज कहाँ पर जाएंगी? हाउस होल्ड के पास। हाउस होल्ड ही खरीदेंगे उनको। जहाँ पर जो इनकम हुई ना, उससे इन गुड्स और सर्विसेज को वो खरीदेंगे और बदले में क्या करेंगे? एक्सपेंडिचर करेंगे। कहाँ पर? प्रोड्यूसर सेक्टर के पास। जो गुड्स और सर्विसेज खरीदी हैं उनकी पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारे पास सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का जो चार्ट था। बड़ा इंपॉर्टेंट चार्ट है, कई बार पेपर में आ भी जाता है बच्चे, 5 नंबर में आपको लिखना पड़ जाएगा इस चीज को, ठीक है। उसके बाद कहता है हमारे पास लास्ट कंसेप्ट है सेक्टर इन्वॉल्व्स इन द सर्कुलर फ्लो। इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में कौन कौन से सेक्टर इंक्लूड होते हैं? तो मेनली 4 सेक्टर हमारे पास होते हैं। प्रोडक्शन सेक्टर, या एक गवर्नमेंट सेक्टर जहां पर टैक्सेस वगैरह लगते हैं। प्रोडक्शन सेक्टर में जो मेनली प्रोडक्शन करता है। हाउस होल्ड, मेनली यही 2 सेक्टर होते हैं। ये 2 सेक्टर तो बाकी एक्स्ट्रा होते हैं हमारे पास। गवर्नमेंट सेक्टर जहां टैक्स या सब्सिडीज मिलती हैं। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जहां हम लोग एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं। मेनली हमारे पास ये 2 सेक्टर होते हैं, प्रोडक्शन और हाउस होल्ड। उसके बाद हमारे पास कंसेप्ट आता है लीकेज का कंसेप्ट। मतलब लीकेज क्या होता है बच्चे? ये विड्रॉल होता है, एक तरीके का विड्रॉल होता है। कहां से? सर्कुलर फ्लो से। बिकॉज कारण क्या इसके पीछे? लीकेज कॉजेज कॉन्ट्रैक्शन इन द सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो में कॉन्ट्रैक्शन, सिकुड़ जाना, इनकम का सिकुड़ जाना, उस फ्लो का सिकुड़ जाना। कारण जैसे एग्जांपल सेविंग्स कर लेना, सेविंग नहीं करेंगे तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। इंपोर्ट या टैक्सेस बाय द गवर्नमेंट, इंपोर्ट टैक्स के ऊपर जो इंपोर्ट के ऊपर टैक्स लगा दिया गवर्नमेंट ने, उसके कारण क्या होगा? फ्लो रुक जाएगा बच्चे, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास है कंसेप्ट इंजेक्शंस का। मतलब क्या? ये एडिशन करता है सर्कुलर फ्लो में। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, जबकि यहाँ पर होता है एडिशन, ठीक है। इंजेक्शन के कारण क्या है बच्चे? एक्सपेंशन इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग। गवर्नमेंट क्या कर देती है कि जो इन्वेस्टमेंट है एक्सपोर्ट्स के ऊपर, उनको इंक्रीज कर देती है बच्चे, ठीक है। तो ये थे आपके पास वो सारे के सारे 15 कंसेप्ट्स। और फर्स्ट यूनिट के अंदर ये मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट्स हैं बच्चे, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। आने वाली वीडियो सेकंड लेक्चर, जहां पर मैं आपके पास एक बार फिर से कोई नई यूनिट लेकर आऊंगा, नेशनल इनकम की यूनिट लेके आऊंगा और उसके कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स लेके आऊंगा बच्चे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा लेक्चर क्लियर हुआ होगा। और अगर आप मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सारे के सारे लिंक मिल जाएंगे। फेसबुक पर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, तो सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड जय हिंद।